Hello students, we were discussing comparative study from Govind Parekh, right? हम लोगों ने इससे पहले नस्य कर्म और उसके भेद ये डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे डिस्कशन शुरू करेंगे एंड उसे साथ के साथ याद करते चलेंगे। ओके बच्चे, सबसे पहले देखो वर्धमान पिपली। वर्धमान पिपली जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रोग अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें? रोग अधिकार उसमें इंपॉर्टेंट है। रोग अधिकार में आपको यहाँ पर आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य काश्यप इन तीनों के अकॉर्डिंग याद रखना है कि किसने क्या बताया है। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे वर्धमान पिपली का रोग अधिकार आचार्य चरक ने बताया है रसायन में। तो जो हम चरक चिकित्सा पढ़ते हैं उसमें रसायन जहां पे वर्णन किया गया है वहां पर आचार्य चरक ने वर्धमान पिपली का रोग अधिकार बताया है। ठीक हो गया। उसके बाद आचार्य सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने कहा है, आचार्य सुश्रुत ने वातरक्त में बताया है और आचार्य काश्यप ने राजयक्ष्मा और शोथ में बताया है। ओके ओके बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? आचार्य सुश्रुत में त है, वात रक्त में भी त है। आचार्य सुश्रुत में क्या है? आचार्य सुश्रुत में त, वात रक्त में भी है त। तो ये क्या हो गया? रोग अधिकार अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत वात रक्त। और फिर आचार्य काश्यप में श आता है। श से आपको देखो शोथ दिखाई दे रहा है, स से शोथ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप शोथ याद रखेंगे। और काश्यप कौन होंगे? काश्यप का राज चलता था किस पे? पिपली पे। काश्यप जो है वो पिपली का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था और उनका बड़ा ही राज चलता था। मैं इसे इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बच्चे हम ना कंफ्यूज जाते हैं कि राजयक्ष्मा किसके साथ है और वातरक्त किसके साथ है, इसलिए मैं हर चीज पे इतना टाइम स्पेंड करती हूँ, है ना। मैं भी रीड करके जा सकती हूँ पर इसके लिए थोड़ी ना हम यहाँ पे कर रहे हैं काम इसको, है ना। तो आचार्य चरक र से रसायन में बताई वर्धमान पिपली, सुश्रुत त से वात रक्त, काश्यप श से शोध और राज चलता था उनका राजयक्ष्मा। ठीक हो गया, डन, भूलेंगे तो नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ किस पे? मात्रा। मात्रा में इन्होंने क्या कहा कि जो वर्धमान पिपली की मात्रा है उसमें उत्तम, मध्यम और हीन बल। ध्यान से देखो, सबसे ऊपर उत्तम लिखी है। कभी भी टेबुलर फॉर्म जो है ना उसको ध्यान से देखा करो, हमें एग्जैक्ट काउंटिंग याद हो जाती है। 10 63, 10 63, 10 75, 10 75। लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि उत्तम में था या फिर हीन बल में था। खैर यहाँ पर तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, भूलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मात्रा उत्तम मात्रा कही है, मध्यम और हीन बल। आचार्य चरक ने बोली है 10 63, 10 63। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? उत्तम तो 10 दोनों की ही है, ठीक है, 10 पिपली चाहिए होंगी सबको। 63 आपको याद रखना है, मेरे पापा इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं तो उस यूनिट का नाम था 63 कैवलरी, है ना। तो 63 कैवलरी, 63 उसे बोलते थे हम, तो 63 हो गया। और ये हो गया आपका 75, 7 और 5, ये ऑड नंबर है, 7 और 5। ठीक है बच्चे, तो 10 75 आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, है ना। उसके बाद आ जाओ किस पे? कल्पना, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ध्यान रखना है वर्धमान पिपली को जो उत्तम बल वाला व्यक्ति होगा उसे आपको पीस कर देना है कल्क रूप में। यहाँ ऐड कर लो, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कल्क रूप में किन्हें वर्धमान पिपली दी जाती है, या फिर उत्तम बल वालों को किस रूप में वर्धमान पिपली देते हैं? तो कल्क रूप में। क्वाथ रूप में देते हैं किसे? मध्यम बल में। चूर्ण रूप में देते हैं किसको? हीन बल वालों को। ठीक हो गया, तो हीन बल वालों को चूर्ण, क्वाथ रूप में किसे देते हैं हम? मध्यम, और कल्क रूप में हम देते हैं किसे? उत्तम को। ठीक हो गया। नेक्स्ट किस पे आ जाओ आप? आचार्य जेजट। आचार्य जो जेजट है हमारे, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार आप पिपली का सेवन कराएं। ठीक है, जैसी प्रकृति उस अनुसार आप पिपली की मात्रा डिसाइड करें और उसकी कल्पना डिसाइड करें। अब यहाँ पे ऐड करो जो हमने आचार्य सुश्रुत का वात रक्त पढ़ा है
उन्होंने वातरक्त रोग अधिकार प्लस उन्होंने ज्वर रोग अधिकार में भी पिपली का वर्णन किया है। ज्वर रोग अधिकार में भी बताया है, वातरक्त में भी बताया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, ज्वर की संज्ञा। ज्वर की संज्ञा में कहा है सर्वरोग अग्रज। आचार्य चरक ने ज्वर को सर्वरोग अग्रज कहा है। तो अग्रज नाम का एक लड़का था, अग्रज भैया जो है उनको क्या हो गया है, ज्वर हो गया है। तो अग्रज ज्वर चरक, ठीक हो गया। सर्वरोग अग्रज ज्वर चरक। रोग राज किसने कहा है, सुश्रुत ने। रोगों का राजा किसको कहा है, ज्वर को सुश्रुत ने कहा है। और रोग राट किसे कहा गया है, रोगराट राजयक्ष्मा को कहा गया है। रोगराज भी राजयक्ष्मा को, लेकिन अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक कहा गया है। ठीक है बच्चे। फिर आ जाओ रोगपति। रोगपति जो है वो वाग्भट ने कहा है इसे। तो ज्वर जो है वो किसके पति को हुआ होगा, वाग्भट तो खैर मेल है पर फिर भी, तो पति वाग्भट ने बताया, राज सुश्रुत ने बताया और अग्रज चरक ने बताया है। ठीक है, ये हो गया आपका ज्वर की संज्ञा। अब आ जाओ विषम ज्वर के अधिष्ठान पर। ठीक है, यहाँ पे ना एक चीज ऐड करो, वात व्याधि के लिए आचार्य सुश्रुत ने क्या लिखा है, नेता रोग समुराट। क्वेश्चन आता है, नेता रोग समुराट किसके लिए उपयोग किया गया है, वात व्याधि, ज्वर, राजयक्ष्मा या कोई भी नहीं। तो आप क्या लगाएंगे, वात व्याधि, नेता रोग समुराट। ठीक हो गया, यही ऐड कर लेना उसे। अब आ जाओ विषम ज्वर के अधिष्ठान। ये तो हम कितने अच्छे से याद करते हैं मैम, ये तो बहुत इजी है। गलती कहाँ करते हैं आप, गलती करते हैं आप यहाँ मास वाले सेक्शन पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। संतत सबसे पहले डॉट वाला, फिर सतत, क्योंकि जब आप पेपर में जाते हो ना बच्चे तो छोटी छोटी ये मिस्टेक भी कर देते हो आप, कभी सतत को ऊपर कर देते हो, संतत को नीचे, ये नहीं करना है। पहले मैंने क्या लगाया, बिंदी, बिंदी लगाते हैं ना, पहले फेस पे बिंदी लगाई हमने, तो पहले संतत आएगा बिंदी वाला, फिर सतत आएगा, फिर अन्य दुष्यक, तृतीयक और चतुर्थक। हमेशा याद रखना है तृतीयक थर्ड नंबर पे नहीं आया है, थर्ड नंबर पे अन्य दुष्यक आता है। ठीक है, तो संतत, सतत, अन्य दुष्यक, तृतीयक और चतुर्थक। मैं इतना डिटेल इसलिए बोलती हूँ, जब पेपर में आप सब कुछ याद करके जाते हो, ये छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, और वो नहीं होना है ना। इस तरीके से ध्यान कर लेना है कि मैम ने क्या बताया था, पहले बिंदी वाला आएगा, फिर बिना बिंदी वाला आएगा, संतत, सतत, फिर थर्ड नंबर पे अन्य दुष्यक आएगा और तृतीयक चौथे पे आता है। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद आएगा क्या, चतुर्थक आएगा। फिर आचार्य चरक जो है उन्होंने क्या कहा है इसको, आचार्य चरक ने कहा है कि, आचार्य चरक ने कहा रस, रक्त, मेद जो है उसकी जगह पे उन्होंने मतलब मांस तो उन्होंने बताया नहीं है, तो उन्होंने मेद बताया, फिर अस्थि, फिर उन्होंने बताया मज्जागत कि ये मज्जागत होता है। ये अधिष्ठान बताए गए हैं ना बच्चे, कि संतत ज्वर का अधिष्ठान कौन सी धातु में होता है। तो संतत ज्वर जो है उसका अधिष्ठान हो गया रस में, सतत का हो गया रक्त में, अन्य दुष्यक का मेद में, तृतीयक का अस्थि में और चतुर्थक का मज्जा में। फिर आ जाओ किस पे, आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बोला है, इन्होंने रस, रक्त, मांस, मेद तक तो एकदम सीक्वेंस मेंटेन किया, चरक ने सीक्वेंस तोड़ दिया था, उन्होंने मांस खा गए। तो ऐसे रखो, चरक मांस को खा गए होंगे। अपन बोलते हैं ना, अगर कोई गिनती भूल जाता था बच्चा छोटा, 1 2 4 5 बोल दिया, तो बोलते थे ना 3 नंबर खा गए क्या तुम, है ना। तो ऐसे ही मांस खा गए चरक, उन्होंने मांस नहीं बताया। और यहाँ पे अस्थि और मज्जा दोनों बता दिए हैं चतुर्थक में आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, आचार्य चरक ने 5 भेद बताए विषम ज्वर के, परंतु आचार्य काश्यप ने 4 बताए हैं। इसे सही करो, इसे काटो और यहाँ लिखो 4, 4 भेद बताए हैं विषम ज्वर के, किसने, आचार्य काश्यप ने। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मांस खा गए चरक ध्यान रखना है, यहाँ अस्थि मज्जा दोनों आया है ध्यान रखना है। फिर आ जाओ, आचार्य चरक ने केवल चतुर्थक विपर्य माना है, मतलब चतुर्थक जो ज्वर उन्होंने बताया है उसी का चतुर्थक विपर्य नाम से भी बताया है, परंतु आचार्य सुश्रुत तृतीयक, अन्य दुष्यक का भी विपर्य मानते हैं। मतलब आचार्य जो सुश्रुत है वो अन्य दुष्यक से लेकर चतुर्थक ज्वर तक सबका विपर्य मानते हैं, मतलब अन्य दुष्यक विपर्य,
तृतीयक विपर्यय, चतुर्थक विपर्यय, इस टाइप से उन्होंने और ज्वर बताए हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, रस रक्त मांस मेदोगत ज्वर होता है साध्य, ठीक है। अस्थि मज्जागत होता है कृच्छ साध्य, और शुक्र धातु में चला गया तो वो हो गया असाध्य अधिष्ठान, है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप सुश्रुत का निदान स्थान पढ़ेंगे ना, वहां पे आप साध्यता असाध्यता देखेंगे जब, तो वहां पर भी आपको इसका ना डिफ्रेंसिएशन करते हुए चलना है। इसी तरह धातुगत कुष्ठ का भी आता है, तो वहां पे याप्य वाली चीजें आती हैं, वो भी मेदोगत के लिए बताई गई हैं, ठीक है। अभी भी आप ध्यान रख सकते हो या जाके एक बार रिवाइज कर सकते हो सुश्रुत का अधिष्ठान के अकॉर्डिंग। तो इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पे याद रखना है पहले की चारों धातुएं साध्य हैं। अस्थि मज्जा, एएम होता है एएम पीएम, अस्थि मज्जा, तो अस्थि मज्जा कैसी है हमारी, कृच्छ साध्य है। और शुक्रगत कैसा है हमारा, असाध्य है। शुक्रगत कैसा है हमारा, शुक्रगत हो गया हमारा असाध्य, ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद आ जाओ गुल्म के भेद। गुल्म के भेद बताए हैं आचार्य चरक, सुश्रुत और काश्यप ने 5, और आचार्य वाग्भट ने बताए हैं 8। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी। आचार्य वाग्भट ने कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। डन। नेक्स्ट इसमें बताया है रक्तज गुल्म की चिकित्सा का निर्देश। आचार्य चरक कहते हैं 10 मास पश्चात, मतलब कि 10 मंथ्स के बाद आपको क्या करना है, रक्तज गुल्म की चिकित्सा करनी है। और आचार्य काश्यप ने भी 10 मंथ्स के बाद रखा है। आपको बस ध्यान रखना है कि गुल्म के भेद किसी ने 8 बताए हैं, और वो कौन से आचार्य हैं, आचार्य वाग्भट, ठीक है। अब आ जाओ रक्त पित्त में गंध। ये पूर्व रूप के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि लौह गंधिता किसका पूर्व रूप है, लौह गंधिता रक्त पित्त का पूर्व रूप है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है ये। और मत्स्य गंधिता आचार्य चरक और वाग्भट दोनों ने बताया है, ठीक है। यहां से चरक हटा दीजिए। लौह गंधिता सुश्रुत ने, लोहा सुश्रुत, मछली जैसी गंध चरक और वाग्भट ने बताई है। कैसे याद रखोगे, लोहा जो है वो, जैसे अब आचार्य सुश्रुत तो सर्जन थे, तो फिर वो सब कुछ कराते होंगे ना, कि कितना हीमोग्लोबिन है ना, कितना हीम है उसमें, तो आयरन कितना आपको फॉलिक एसिड वगैरह देना होगा, है ना। तो वो लोह से रिलेटेड वाली चीजें किसमें आएंगी, आचार्य सुश्रुत की। और आचार्य चरक वाग्भट मछली वाली गंध बताते हैं। ये डायरेक्टली भी याद हो जाता है, बस नॉलेज के लिए आई हैव डिस्क्राइब्ड इट, है ना। नेक्स्ट आ जाओ प्रमेह के भेद पे। प्रमेह के भेद में बताया आचार्य चरक ने स्थूल और कृश प्रमेही 2 प्रकार के होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने बोला है सहज प्रमेही और अपथ्य निमित्तज प्रमेही। तो क्या हो गया, प्रमेह भेद में आचार्य चरक ने कहा, क्या बताया आचार्य चरक ने, आचार्य चरक ने बताए हैं स्थूल और कृश, मोटा पतलू, मोटू पतलू आता है ना, तो मोटू पतलू कौन बताते हैं, आचार्य चरक। और आचार्य सुश्रुत थोड़े साइंटिफिक हो गए, सहज मतलब कि कंजनाइटल या अपथ्य निमित्तज, आपने अच्छी तरीके से खाया पिया नहीं, लाइफस्टाइल नहीं अच्छे से मेंटेन करी, तो हो गया आपको। तो मोटू पतलू कौन देखता था, आचार्य चरक देखते थे। तो स्थूल और कृश, और दूसरे जो बच गए उनका सहज और अपथ्य निमित्तज। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कफज प्रमेह में अलग क्या बताया आचार्य सुश्रुत ने, 4 अलग बताए। कौन से, सुरामेह, पिष्टमेह, लवणमेह और फेनमेह उन्होंने अलग बताया। तो सुरामेह, पिष्टमेह, लवणमेह और फेनमेह, अपन ने क्या किया होगा, सुरा में लवण को पीसा तो उसमें फेना निकल गया। जो सुरा होती है मदिरा एक तरीके की, उसमें हमने नमक डाल दिया होगा और पीस दिया होगा उसको, तो उसमें फेन निकल गया होगा। आचार्य वाग्भट ने चरक वाले शीत और लाला में बताए हैं। तो शीला, शीला हमने सुना है ना, शीला नाम भी होता है, सॉन्ग भी है इस पे एक। तो शीत मेह और लाला मेह को आचार्य वाग्भट ने चरक कोक्त माना है, मतलब उन्होंने कंप्लीटली सारे कफज प्रमेय के जो टाइप्स बताए हैं वो आचार्य सुश्रुत के समान ही बताए हैं। लेकिन शीत मेह और लाला मेह जो है वो आचार्य चरक का मानते हैं वो, ठीक है। तो सिर्फ आप याद रखो शीला, शीला किसका माना है उन्होंने, शीला माना है उन्होंने आचार्य चरक के समान, और बाकी सब आचार्य सुश्रुत के समान आचार्य वाग्भट ने कफज में बताया। आचार्य माधव आचार्य वाग्भट का ही अनुसरण करते हैं।
हो गया। सुश्रुत में क्या था, उन्होंने सुरा में लवण पीसा और फेन निकल गया। आचार्य वाग्भट ने चरक के दो माने, शीत में और लाला में। माधव ने पूरा वाग्भट को ही फॉलो कर लिया। पित्तज प्रमेय पे आ जाओ। पित्तज प्रमेय में कहा है आचार्य सुश्रुत ने चरकोक्त काल में ही ना मानकर अम्ल में ही माना है। ठीक है, तो काला अम्ल, काले की जगह पे अम्ल बताया है उन्होंने, तो काल में भी ल है, अम्ल में भी ल है, ऑप्शन आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो। फिर और कंफ्यूजन है तो काला अम्ल, काला आम, ठीक है, काला आम। फिर आचार्य वाग्भट ने चरक का ही अनुसरण किया है और आचार्य भेल ने शार मेह को भस्म मेह कहा है। आचार्य भेल ने क्या कहा है, भेल ने भस्म मेह बताया है, किसकी जगह पे, स क्ष, शार मेह। ठीक है, तो भेल ने भस्म मेह का वर्णन किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भस्म मेह का वर्णन कौन से आचार्य ने किया है? क्या है आंसर, भेल ने। ठीक है, फिर आ जाओ आचार्य, अब आ जाओ वातज प्रमेय पे। तो वातज प्रमेय में आचार्य सुश्रुत ने चरकोक्त मज्जा में एवं मधुमेह के स्थान पर सर्पी मेह एवं शौद्र मेह माना है। कौन से की जगह क्या माना है, चरकोक्त मज्जा और मधुमेह जो है उसके स्थान पर सर्पी और शौद्र मेह माना है। तो आप कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे मधु क्या कर रही होगी, मजे कर रही होगी। ठीक है, लेकिन आचार्य चरक ने क्या बोला, मजे मत करो, तुम क्या लाओ, घी और शौद्र लेकर आओ, घी और शौद्र लेकर आओ। मधु मजे कर रही थी, मधुमेह और मज्जा में की जगह क्या बताया है, घी मतलब सर्पी, सर्पी में और शौद्र में है। ठीक हो गया। आचार्य वाग्भट ने आचार्य चरक का ही अनुसरण किया है। मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे इसको एक बार रिवाइज कर लेना। शीला वाला सेक्शन हो गया अपना, सुरा में पीस लिया लवण और फेन हो गया, काला आम हो गया, भेल ने भस्म में बताया, शार में की जगह मधु मजे कर रही थी, मज्जा में उसकी जगह बोला घी और शौद्र ला। ठीक हो गया, ऐसे रिवाइज कर लो, बढ़िया से याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ किस पे, प्रमेह पीड़िका। प्रमेह पीड़िका आचार्य चरक क्या कह रहे हैं, शस्त्र साध्य होती है। आचार्य सुश्रुत ने कही, धानवंतर घृत नवायस लौ लोह अरिष्ट का प्रयोग प्रमेह पीड़िका की अवस्था अनुसार औषध या शस्त्र प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे याद रखना है आपको, आचार्य चरक ने प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा शस्त्र साध्य है। आचार्य सुश्रुत ने बताई, सुश्रुत जी धन्वंतरी जी के शिष्य थे ना, तो धान्वंतरग्रत लौह हमने अभी देखा था, लौह गंधी, तो वैसे ही दो लौह यहाँ आ गए, नवायस लौह और लौह अरिष्ट, किसमें, प्रमेह पीड़िका में। पीड़िका की आप अवस्था अनुसार चिकित्सा कर सकते हैं या फिर शस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाओ किस पे, कुष्ठ पे। कुष्ठ के प्रकार में कहा है आचार्य चरक ने कि 7, 18 और असंख्य होते हैं। कोई बोले कि 7, 11 और 18 कुष्ठ किसने बताए हैं, तो आपको कभी भी चरक आंसर नहीं लगाना है, आपको सुश्रुत आंसर लगाना है। और 7, 18 और असंख्य अगर कोई कहे तो चरक लगाना है। तो 7, 11 और 18 किसने बताए हैं, हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताए, और 7, 18 और असंख्य बताए आचार्य चरक ने। डन हो गया। अब आ जाओ किस पे, आचार्य सुश्रुत ने चरकोक्त मंडल और सिद्म महाकुष्ठ को शुद्र कुष्ठ में माना है और दद्रु और अरुण कुष्ठ को महाकुष्ठ में माना है। तो देखो, दद्दू, अरुण के दद्दू महान थे, अरुण के दद्दू क्या थे, महान थे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे बताया जो सिद्धम महाकुष्ठ है उसको उन्होंने शुद्र कुष्ठ में बताया है, सिर्फ सिद्धम महाकुष्ठ को शुद्र कुष्ठ में बताया गया है। ओके बच्चे, फिर आ जाओ किस पे, इसके दोष पे, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। आचार्य चरक ने कहा है, आप कैसे याद रखोगे, कम ऋतिक सुजान पियो कोक। कम क्या हो जाएगा, के, ए से औदुंबर, कम, म से मंडल, ऋतिक, पियो, सुजान, कोक। ठीक है, कम, ऋतिक, पियो, सुजान, कोक। अगर आपका कोई और कोड है तो आप उससे भी याद कर सकते हो और ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। ओके बच्चे, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाएगी। फिर सीक्वेंस में लिख दो, वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, पित्त, कफ, बच गया क्या, वात, कफ। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा त्रिदोषज होता है काकणक कुष्ठ। काकणक कुष्ठ कैसा होता है हमारा, त्रिदोषज होता है काकणक
कुष्ठ। तो वीआईपी कौन था? ऋषि। ऋषि वीआईपी थे, ऋषि कपूर है ना, ऋष्य जिह्वा, वो क्या थे? वीआईपी थे। और पुंडरीक, प से पीके, पुंडरीक, प से पीके। सिद्म एक फूल है, तो फूल, अपन फूल जाते हैं ना, वात और कफ जो है उसकी वजह से फूले फूले रहते हैं। पित्त से तो बंदा बड़ा ही लीन एंड थिन भी होता है ना, थोड़ा उसका अलग कदकाठी होती है। तो वात और कफ सिद्म, ठीक हो गया। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखो, आचार्य सुश्रुत ने अरुण कुष्ठ को, अरुण जो वर्ण है वो वायु से रिलेटेड है ना, तो वातज बताया है उन्होंने, उसे प्योर वातज बताते हैं वो उसे, ठीक हो गया। और पुंडरिक और दद्दू के लिए उन्होंने क्या बताया है? कफ आधिक्य होता है। तो दद्दू जो है उनमें कफ का आधिक्य है, और वो कौन सा फूल लेकर आए होंगे? कमल का फूल, उसे पुंडरिक भी कहते हैं ना। तो और बाकी सब क्या है इनके? पित्त आधिक्य वाले, तो यहाँ तो कुछ याद ही नहीं करना है। अरुण वर्ण होता ही वात का है, दद्दू कफज है हमारे, पुंडरीक है उनके साथ, ठीक है। तो और बाकी सारे क्या हो गए? पित्ताधिक्य वाले कुष्ठ हो गए। डन। अब नेक्स्ट आ जाओ किस पे? शुद्र कुष्ठ पे। शुद्र कुष्ठ जो है उसमें आचार्य चरक ने क्या कहा? एक चूहे ने काटा अमिताभ बच्चन को। एक चूहे ने मतलब एक कुष्ठ, चूहा मतलब चर्माख्य, काटा मतलब किटिव, अमिताभ बच्चन मतलब ए बी, ए बी लिखते हैं ना अमिताभ बच्चन जी, तो ए से अलसक, बी से विपादिका। ये कौन से हैं? वात कफज। एक यहाँ पे ना ट्रिक बताती हूँ, जितने भी शुद्र कुष्ठ आचार्य चरक ने बताए हैं सब में कफ तो मिलेगा ही, कफ दोष तो सब में है, बस एक में वात है, एक में पित्त के साथ है, ठीक है। हमने देख लिया जो चूहा वाला था वो वात के साथ है, तो वात कफज हो गया। बच गया जो दद्दू, दद्दू की चर्म पर पामा हुए और 100 विस्फोट हो गए। तो दद्दू की पैर की चर्म पर 100 विस्फोट हुए। दद्दू, दद्रु, चर्म, चर्मदल, पैर की चर्म थी तो पामा, 100 मतलब शतारु, विस्फोट हुए, ये पित्त और कफज होता है। बच गया विचर्चिका, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे कफ की बहुत चर्चा हो रही है ना? किसकी चर्चा हो रही है? तुम्हारे कफ की बड़ी चर्चा हो रही है, तो ये हो जाएगा विचर्चिका। क्योंकि आप जब आचार्य सुश्रुत का देखेंगे ना, तो वहां पर इन्होंने एक जो कुष्ठ बताया है उसे वातज बताया है, वो है परिसर्प। परिसर्प कुष्ठ को वातिक बताया है ओनली। इसी तरीके से जो हमारा विचर्चिका है वो कैसा है? कफज है विचर्चिका, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो आचार्य सुश्रुत ने शुद्र कुष्ठ में क्या बोला? उन्होंने बोला एक रिक्शे वाले को सीधा किया महान अरुंशी ने। अंशिका नाम की एक लड़की होगी या अरुंशी नाम की एक लड़की है जिसने क्या किया? एक रिक्शे वाले को ठीक कर दिया होगा, महान अरुंशी ने। तो एक कुष्ठ, रिक्शे वाला रक्षा, महान अरुंशी महाकुष्ठ, और अरुंशिका सीधा किया मतलब सिद्ध। तो ये हो गया क्या? कफज। परिसर्प, सांप कैसा है? वातिक प्रकृति का है, बाकी सब पित्तज है। ऐसा ही हमने इसके महाकुष्ठ में भी देखा था कि दद्दू और पुंडरिक कफज है, अरुण वातज है, और बाकी सारे क्या थे? पित्तज थे। ऐसे यहाँ पे भी है, सांप वातज है, एक रिक्शे वाले को महान अरुंशी ने सीधा किया, वो कफज हो गया। अभी हम आज ये यहीं तक रखेंगे, फिर हम आगे का असाध्य महाकुष्ठ का सेक्शन, और आगे चलिए कुष्ठ तो खत्म ही कर देते हैं। आचार्य चरक ने असाध्य महाकुष्ठ क्या बोला? काकणक और कुष्ठ को। आचार्य सुश्रुत ने पुंडरीक और काकणक कुष्ठ दोनों को क्या बोला है? असाध्य बोला है। तो काका का कमल जो है वो असाध्य है। काका का कमल मतलब पुंडरीक नाम का कमल क्या है? असाध्य होता है। डन। अब इसे कल अच्छे से रिवाइज करना। ये कुष्ठ वाला पोर्शन बहुत भूलते हैं बच्चे, और प्रमेय वाला दोष भूल जाएंगे, किसके स्थान पे क्या बताया था, कभी ये भूल जाते हैं, तो इस पे अपने को भूलना नहीं है, अच्छे से रिवाइज करना है और एक दूसरे को सुनाकर देखना है, ठीक है। हो जाएगा अच्छे से रिवाइज और अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि हमें लंबे समय तक याद रखना है बच्चे, इसलिए मैं इतना टाइम दे रही हूँ हर चीज पे, वरना रीड आउट तो कोई भी कर सकता है। मैं चाहती हूँ आप ये क्लास ले, तब आपको ना 90% तो यही याद हो जाना चाहिए, एक रिविजन की देर हो और 100% डन। ओके।